तारीख 7 जनवरी। वक्त रात के ठीक 1 बजे पुरानी दिल्ली की तंग गलियों में गहरी नींद पसरी हुई थी। तभी अचानक सन्नाटा टूटता है। एक के बाद एक 32 जेसीबी और बुलडोजर तुर्कमान गेट की तरफ बढ़ते हैं। सवाल यही से पैदा होता है, आधी रात को बुलडोजर क्यों? क्या इतना जरूरी था कि लोग सोते रहें और मशीनें चलती रहीं? और क्या जिस जमीन पर कार्रवाई हो रही थी वो वाकई अवैध थी या सिर्फ कागजों की कमी ने पूरे इलाके को आग में झोंक दिया? ये सबसे जरूरी सवाल है। हाई कोर्ट के आदेश का हवाला देते हुए नगर निगम यानी एमसीडी का अमला भारी पुलिस बल के साथ फैज़ इलाही मस्जिद के पास पहुंचा। यहां करीब 36,400 वर्ग फीट में बना एक बंद पड़ा बारात घर, एक प्राइवेट क्लिनिक और पार्किंग मौजूद थी। जैसे ही जेसीबी चलना शुरू हुई, इलाके में हलचल मच जाती है। लोग घरों के बाहर निकल आए, भीड़ बढ़ती चली गई और कुछ ही देर में हालात बिगड़ने लगे। आरोप है कि भीड़ ने एमसीडी के स्टाफ और पुलिस पर पत्थर और कांच की बोतलें फेंकना शुरू कर दी, जिसमें 5 पुलिसकर्मी घायल हो जाते हैं। हालात काबू में करने के बाद पुलिस की मौजूदगी में कब्जे तोड़ दिए जाते हैं। चलिए लेकिन इसका दूसरा पहलू बताते हैं। इस कार्रवाई के बाद भी तुर्कमान गेट का माहौल सामान्य नहीं हो सका। 2 दिन बीत जाने के बाद भी इलाके में भारी पुलिस बल तैनात है। रैपिड एक्शन फोर्स ने लगातार निगरानी शुरू कर दिया है। गलियों में बैरिकेडिंग लगी हुई है और दुकानें बंद पड़ी हैं। डर और बेचैनी का माहौल है। लोग एक दूसरे से यही पूछ रहे हैं कि गलती किसकी है, मस्जिद कमेटी की, वक्फ बोर्ड की या फिर प्रशासन की? चलिए बताते हैं। फैज़ इलाही मस्जिद की मैनेजिंग कमेटी का यह दावा है कि जिस जमीन पर कार्रवाई की गई वो 100 साल से भी ज्यादा पुरानी नोटिफाइड वक्फ संपत्ति है। मस्जिद कमेटी के जनरल सेक्रेटरी मतबूल करीम का कहना है कि 1913 के दस्तावेज में 3 बीघा 17 बिस्वा जमीन का साफ जिक्र है। उनका आरोप है कि ये पुराने कागज वक्फ बोर्ड के पास होने चाहिए थे, लेकिन उन्हें ना तो समय पे पेश किया गया और ना ही अदालत के सामने रखा गया। मतलूब करीम का कहना है कि वक्फ बोर्ड दिल्ली सरकार की अधीनता है और जानबूझकर 1913 के कागजों को सामने नहीं लाया गया, जबकि सिर्फ 1940 का एक दस्तावेज दिखाया गया जिसमें महज 0.195 एकड़ जमीन का जिक्र है। वहीं दूसरी तरफ एमसीडी का पक्ष इससे बिल्कुल ही अलग है। हम आपको बता दें, नगर निगम कमिश्नर ने 22 दिसंबर को दिए अपने आदेश में यह साफ कहा था कि 1940 की डीड के तहत जो 0.195 एकड़ जमीन मस्जिद को ट्रांसफर हुई थी, उसी पर मस्जिद कमेटी और वक्फ बोर्ड का मालिकाना हक बनता है। इसके अलावा बची जमीन पर ना तो मस्जिद कमेटी का कोई अधिकार है और ना ही वक्फ बोर्ड का। इसी आधार पर एमसीडी ने इसे सरकारी जमीन मानते हुए कार्रवाई की तैयारी जो है वो शुरू कर दी थी। मस्जिद कमेटी का यह भी आरोप है कि उन्होंने एमसीडी को अपने पास मौजूद सभी दस्तावेज सौंप दिए थे और बाकी कागज जुटाने के लिए 1 महीने का समय मांगा था। लेकिन उनका कहना है कि प्रशासन ने उन्हें सिर्फ 24 घंटे का वक्त दिया, जो किसी भी पुराने जमीन विवाद के लिए बेहद कम समय माना जाता है। कमेटी का यह दावा है कि अगर उन्हें पर्याप्त समय मिलता तो वे पुराने रिकॉर्ड्स पेश कर सकते थे और शायद यह कार्रवाई रोकी जा सकती थी। इस पूरे मामले में दिल्ली वक्फ बोर्ड की स्थिति भी सवालों के घेरे में आ गई है। हम आपको बता दें, वक्फ बोर्ड की तरफ से कोर्ट में पेश वकील फरहत जहान रहमानी का कहना है कि पिछले 2 साल से वक्फ बोर्ड का कोई भी पैनल मौजूद नहीं है। सीईओ रिटायर हो चुके और फिलहाल ऐसा कोई भी अधिकारी नहीं है जो फाइलों को मंजूरी दे सके। उनके मुताबिक लीगल सेल से कोई भी स्पष्ट निर्देश नहीं आता है, तब तक कोई दस्तावेज जमा करना संभव नहीं हो पाता। यह भी कहना है और उन्हें नहीं पता कि मस्जिद कमेटी ने सुनवाई के दौरान कौन से कागज पेश किए थे। इसका कोई क्लियरेंस नहीं है। मस्जिद कमेटी की ओर से हाईकोर्ट में केस लड़ रहे सीनियर वकील इरशाद हनीफ इस कार्रवाई को मनमानी बताते हैं। उनका कहना है कि अगर जमीन वक्फ की है तो वक्फ कानून के तहत इस पर फैसला सिर्फ वक्फ ट्रिब्यूनल ही कर सकता है और कोई नहीं। ये बताते हैं कि 12 नवंबर 2025 को जब याचिका लिस्ट हुई थी, तब हाई कोर्ट ने यह कहा था कि अगर जमीन वक्फ की बताई जा रही है तो सभी पक्षों को सुनवाई का पूरा मौका दिया जाएगा। इरशाद हनीफ का आरोप है कि 6 जनवरी को कोर्ट ने कहा था कि मामले पर विचार की जरूरत है। फिर इतनी जल्दी क्या थी कि आधी रात को 1 बजे बुलडोजर चला दिया जाता है। यह भी याद दिला दें कि सुप्रीम कोर्ट ने 13 नवंबर 2024 को स्पष्ट आदेश दिया था कि डिमोलिशन की प्रक्रिया देर रात या
सुबह नहीं की जा सकती, एग्जैक्टली सुबह नहीं की जा सकती। इसके बावजूद रात करीब 1 बजे पुलिस तैनात करवा दी गई, जो सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों का उल्लंघन माना जा रहा है। हम आपको बता दें, उनके मुताबिक 1940 के समझौते के तहत करीब 900 गज जमीन मस्जिद को ट्रांसफर हुई थी और उसके बाहर की जमीन कब्रिस्तान के रूप में इस्तेमाल होती रही है, जहां पे तबलीगी जमात का मरकज भी चलता आया है। इस पूरे विवाद में सेव इंडिया फाउंडेशन और उसके प्रमुख प्रीत सिंह सिरोही की भूमिका भी अहम मानी जा रही है। चलिए पृष्ठभूमि बताते हैं। प्रीत सिरोही का दावा है कि फैज़ इलाही मस्जिद के आसपास की जमीन पीडब्ल्यूडी और एमसीडी की ही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। वे लंबे समय से सरकारी जमीन पर बने कथित अवैध धार्मिक ढांचों के खिलाफ अभियान चला रहे हैं और देश भर में हजारों याचिकाएं दायर कर चुके हैं। उनके बयानों और अभियानों ने इस मामले को और भी ज्यादा संवेदनशील और जटिल बना दिया है। हम आपको बता दें, मीडिया रिपोर्ट्स और पुलिस सूत्रों के मुताबिक हालात तब और बिगड़ गए जब सोशल मीडिया पर एक पोस्ट वायरल हुआ। क्या था पोस्ट? जिसमें यह दावा किया गया कि मस्जिद को गिराया जा रहा है। इस अफवाह के बाद लोग बड़ी संख्या में घरों से बाहर निकल आए। 7 तारीख की रात। हम आपको बता दें, पुलिस का यह कहना है कि हिंसा के पीछे किसी साजिश की भी जांच की जा रही है और ये कयास लगाए जा रहे हैं कि इसके पीछे एक सुनियोजित साजिश है। पथराव के मामले में पुलिस ने अब तक 11 लोगों को हिरासत में लिया है, जिसमें एक नाबालिग भी शामिल है। सीसीटीवी फुटेज और सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो के जरिए बाकी लोगों की पहचान लगातार की जा रही है। पुलिस का यह दावा है कि कुछ वीडियो जानबूझकर भ्रामक तरीके से बनाए गए थे ताकि इलाके में तनाव फैलाया जा सके और लोकल व्हाट्सएप ग्रुप में उसे शेयर किया जा सके ताकि बड़ी संख्या में लोग बाहर निकले। तुर्कमान गेट की यह घटना सिर्फ एक तोड़फोड़ या फिर इसकी कहानी नहीं है, यह कागजों की लड़ाई है। 1913 से लेकर के 1940 तक सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या कागजों की कमी की सजा पूरे इलाके को मिलनी चाहिए थी? और जब कोर्ट स्टे लगा चुका था, कोर्ट के ये आदेश थे कि इस पे विस्तार से चर्चा होनी चाहिए थी, तो आधी रात का समय ही क्यों चुना गया? हम एक लोकतांत्रिक तरीके से ये सवाल पूछ रहे हैं। जवाब फिलहाल अदालतों में है, लेकिन तब तक तुर्कमान गेट की गलियों में डर, सन्नाटा और अनगिनत सवाल छिपे हुए। खैर, इस मामले को लेकर के आने वाले समय में भविष्य में क्या कुछ अपडेट आएगा, हम अपने चैनल के माध्यम से अपने दर्शकों को देते जाएंगे। मैं उम्मीद करता हूं आपको हमारी ये डिटेल्ड जानकारी, वीडियो रिपोर्ट पसंद आई होगी। इसे लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। कैमरे के पीछे मौजूद है मेरे सहयोगी अभिषेक मुकुंद। मेरा नाम है हर्षित और आप देख रहे हैं एयर नाउ।